पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि मेरी अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं होगी, तो एक भाई ने लिखा कि नहीं अनुराग भाई, ऐसी बात नहीं है, आपकी कहानी भी पूरी होगी, ऐसे कैसे अधूरी रह जाएगी। मेरे भाई देखो, कहानी पूरी हो गई तो कहानी ख़त्म हो गई, है ना। और ये कहानी कभी ख़त्म ना हो इसीलिए कभी पूरी नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की कहानी जो है वो अधूरी ही रहनी चाहिए। जिस दिन वो पूरी हो जाती है उस दिन ज़िंदगी की कहानी नहीं, वो मौत की कहानी बन जाती है। फिलॉसफी, ज्ञान। और यही कहानी पूरी करने के उद्देश्य से मैंने जैन टीवी छोड़ा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई साहब, जो चैनल में छोड़ के जा रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री को मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में मुझे उसमें 23 साल गुजारने हैं। 2003 में मैंने सहारा ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये तो 2001 की बात है। 2001 में मैंने जैन टीवी छोड़ दिया था। तो मैंने आपसे कहा था बताऊंगा कि मैं इन 2-3 साल कहाँ रहा। और मैंने आपको पिछली कहानी में ये भी बताया था कि एक मोबाइल फ़ोन मैंने ले लिया था। अब साहब, मोबाइल फ़ोन लेकर मैं चला गया आगरा में मैं अपना वापस कल्चरल इवेंट्स करने लगा। वहाँ के लोकल नेटवर्क चैनल के लिए जो इन टीवी हुआ करता था, केबल नेटवर्क जो होता है, उसके लिए मैं, तरुण रावत, हम सब मिल करके अंदाज़ नाम से एक फैशन बेस्ड न्यूज़ शो बनाने लगे कि आगरा में और आगरा के आसपास फ़ैशन को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। कुछ इवेंट होते थे तो हम लोग कवर कर लेते थे, इवेंट हम लोग भी कराते थे तो उसकी भी खबर देते थे। वो शो में डायरेक्ट करता था, एंकर नहीं करता था। हमने एक फीमेल एंकर हायर की थी, हम उससे करवाते थे। मैं उसका नाम भूल गया, प्रीति मनचंदा था, समथिंग मनचंदा था, आई डोंट नो तो फुल नेम ऑफ हर। तो हम उससे वो एंकर कराते थे शो, और हम VHS कैसेट पे वो शो रिकॉर्ड करके, एडिट करके, रिकॉर्ड करके और इन केबल को देते थे, और वो अपने एक नियत समय पर उसको चलाते थे। इसके अलावा स्टेज शोज़ तो चल ही रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मेरी डबिंग का थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था। ब्रॉडवेज में मैं डबिंग करता था। इसके अलावा मालवीय नगर में कई स्टूडियोज़ थे, शाहपुर जाट में थे, वहाँ मैं आता जाता था। लेकिन अब जब आप दिल्ली में हैं ही नहीं तो आप क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि वो मोबाइल मेरे लिए वरदान साबित हुआ था, है ना। तो उस मोबाइल को मैंने, सिम कार्ड को दिल्ली वाले को रखा अपने पास। मैंने आगरा का लोकल सिम कार्ड नहीं लिया। और मैं क्या करता था कि मैं, भाई इनकमिंग आउटगोइंग बहुत महंगी पड़ती थी, 16 रुपये 8 रुपये उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था। लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो स्ट्रगल, भाई आप दिल्ली में रुकने का पैसा बचा रहे हैं तो कॉल में खर्च कर लीजिए। तो मैं क्या करता था कि मैं स्टूडियोज़ में फ़ोन करता था कि सर ऐसे आई एम अवेलेबल। तो सबके पास मेरे नंबर थे। अब काम आता था तो क्या आता था कि अनुराग भाई 1 घंटे में आ सकते हैं क्या पटेल नगर। अब आगरा से 1 घंटे में पटेल नगर आके दिखाओ। तो मैं क्या करता था, मैं कह देता हूँ मैं बिज़ी हूँ सर, मैं ऑलरेडी कहीं शूट पर हूँ, ये हूँ, मैं कल आ सकता हूँ। तो अगर उनके पास इतना गुंजाइश होती थी तो कहते थे ठीक है अनुराग भाई, आप कल आके कर दीजिए, कल 10 बजे आके कर दीजिए, है ना। या फिर वो कहते थे अच्छा छोड़िए, हम किसी और से करवा लेते हैं, फिर कोई काम होगा तो बताएंगे। तो यानी 1-2-3 घंटे के अंतर पे या सेम डे का कोई काम आता था तो मैं उसको अवॉइड कर देता था, टाल देता था, ये कह कर कि मैं ऑलरेडी शूट में बिजी हूँ, कल आके करूँगा। और जो दूसरे दिन का काम आता था तो मैंने ना MST बनवा ली थी ट्रेन की, इंटरसिटी एक्सप्रेस की, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। MST बनवा ली थी, मंथली टिकट। तो मैं क्या करता था, दूसरे दिन सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ी, 9 साढ़े 9 तक दिल्ली। मैं एम्स आता था। एम्स में मेरा दोस्त था राहुल कटारा, वो वहाँ पर हॉस्टल में रहते थे। तो मैं वहाँ आता था और वहाँ की कैंटीन में नाश्ता करता था। बहुत रीज़नेबल रेट्स में वहाँ नाश्ता मिलता था। और वहाँ से फिर बस पकड़ करके, क्योंकि वहाँ से सब कुछ पास है, मालवीय नगर, शाहपुर जाट, आप कहीं भी पटेल नगर जाना हो तो सबके लिए कनेक्टिविटी थी। तो मैं वहाँ से बस पकड़ करके फिर अपना डबिंग करता था। शाम को 6 बजे की इंटरसिटी वापस पकड़ता था। और अगर रुकना होता था तो मैं नोएडा आ जाता था राहुल सिन्हा के पास। राहुल सिन्हा रहते थे उस वक्त सेक्टर 12-22 में, नोएडा के चौड़ा मोड़ पे। तो मैं उनके यहाँ स्टे कर लेता था। ऐसे मेरी गाड़ी चलती थी। किसी को नहीं पता था कि भाई मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं दिल्ली का नंबर लेके आगरा में रहता था। और इस तरीके से मैंने अपनी डबिंग की गाड़ी को आगे बढ़ाया। दिल्ली वालों को पता ही नहीं लगने दिया कि मैं आगरा में जाके बेस्ड हो गया हूँ। क्योंकि यार जब आपकी कमाई बंद हो गई तो फिर आप दिल्ली में कैसे सर्वाइव करोगे। राहुल ने मुझसे कहा रहो यहाँ पर, स्ट्रगल करो। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने आगरा में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कम से कम इवेंट्स करने को मिल जाते थे, कल्चरल शोज़ करने को मिल जाते थे। मैं उससे बड़ा खुश था। मैं आज भी मतलब जो है ना, मुझे अपनी आवाज़ से ज़्यादा प्यार है, बशर्ते कि मैं TV पर अपने आप को देखूँ। मतलब मैं अपने बुलेटिन से नहीं देखता, हाँ, लेकिन अगर मैंने कहीं वॉइस ओवर कर दिया ना तो मैं वॉइस ओवर ज़रूर सुनता हूँ। जिसने मुझसे वॉइस ओवर करवाया ध्यान बो देता हूँ मैं, भाई कब आएगा, कितने बजे के शो में लगाया है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबको ये लगता है अनुराग भाई आप एंकर हैं। अब की बात बता रहा हूँ कि आप एंकर हैं और आपको फिर भी वॉइस ओवर की चिंता होती है। मैंने कहा हाँ यार, मुझे ना आवाज़ सुनना अपनी पसंद है, अपने आप को TV पर देखना उतना पसंद नहीं है। अब भी ये है।
तो मैं इतना सेंटी था डबिंग वगैरह को लेकर के। तो खैर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर ये लगा कि नहीं यार, टीवी पे दिखना जो है, अब वो टीवी सीरियल वाले टीवी नहीं हो पाया, न्यूज़ चैनल वाला भी आपने छोड़ दिया, तो अब क्या करूँ। तब मुझे किसी ने बताया कि ईटीवी उर्दू में वो लोग एंकर ढूंढ रहे हैं, कैंपस मस्ती नाम का उनका शो आता है उसके लिए। तो मैं गया भाई वहाँ ऑडिशन देने के लिए। आई थिंक इंदू थी प्रोड्यूसर, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया यार, इंदू ही थी, नसीम थी एक और इंदू थी। तो उन्होंने बहुत सारे भाई 200-250 लड़के लड़कियाँ आए हुए थे वहाँ पर उसके लिए। और उस शो को पहले फराज शेरे करते थे, उन्होंने वो शो छोड़ दिया था या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हो, मुझे नहीं पता। तो मैं गया, तो मेरा ऑडिशन हुआ। तो फिर मुझसे जो प्रोड्यूसर थी इंदू, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको बताते हैं। एक बदर आलम था असिस्टेंट प्रोड्यूसर और एक शंकर थे उसके प्रोड्यूसर, जिनको वो शो बनाना था। तो खैर उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए। और भाई 3-4 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आ गया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर कैंपस मस्ती। मैंने कहा चलो ये काम बहुत बढ़िया हुआ है ना, किसी की 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी है, अपने मन का काम है, कॉलेज में जाना है, यूथ से बात करनी है, डिफरेंट पॉलिटिकल टॉपिक्स पर, सोशल टॉपिक्स पर, है ना, और फन करना है। उसका नाम ही था कैंपस मस्ती। उसके हम लोगों ने काफ़ी एपिसोड किए। बाद में इंदू ने बताया कि आपको इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे लगा आप बिहारी हो। वो बिहार की थी, तो बोली नहीं शक्ल से आप बिहारी लगते हो, तो मुझे लगा कि आप बिहारी हो, तो मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। हाँ, टैलेंटेड भी हो आप, बट मुझे लगा बिहारी हो, तो मैंने आपको फेवर किया। अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी कहते थे कि आप मद्रासी हो, साउथ इंडियन लगते हो, किसी ने कहा आप बिहारी हो, बिहारी लगते हो, कोई यूपी वाला कहता था, जो कि मैं हूँ ही। तो बहरहाल ये ना बड़ा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने किसी से ये शिकायत की, मैंने कहा यार लोग, कोई मुझे बिहारी बताता है, कोई मुझे एमपी का, कोई यूपी का, कोई मद्रासी, तो उसने कहा यार यही तो एक आर्टिस्ट की पहचान है। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर जो आर्टिस्ट है ना वो है ये। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो कैंपस मस्ती हम करते थे और हमने काफ़ी सारे दिल्ली के कॉलेज कवर किए, आगरा के कॉलेज कवर किए, उसके न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छी कवरेज वगैरह भी आई। लेकिन उससे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वही घर वालों का दबाव कि यार ये पर एपिसोड क्या है, ये क्या कोई पैसे वैसे मिलते हैं, कुछ ऐसा काम करो जिसमें सैलरी मिले, ये मिले वो मिले। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तब एनडीटीवी इंडिया पर गुस्ताखी माफ़ के नाम से एक प्रोग्राम आता था। उसको वो करते थे प्रोड्यूस अरुण थापर, यस अरुण थापर, है ना। उसमें गुरदीप, राइस वगैरह सब कलाकार हुआ करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग भाई वेट करते थे उस शो का कि गुस्ताखी माफ़ आएगा। आपको याद होगा, वो शो ज़रूर याद होगा। उसमें पब्लिक को वो बेवकूफ़ काइंड ऑफ बनाते थे, कि अवेयरनेस प्रोग्राम था। जैसे वो आपने एक प्लास्टिक की बॉटल खाली ले ली और लोगों से कहा कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, ज़रा सूंघ के बताइए, ऑक्सीजन लेकर आप हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो लोग ना उसके अंदर कुछ नहीं होता था, फिर भी कहते थे कि हाँ पहले से बेहतर फील हो रहा है। तो इस तरीके का वो शो था। बाद में उन्हें बताया जाता था कि वहाँ छुपा हुआ कैमरा है और आपका रिएक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अरुण थापर जी को फ़ोन किया, एनडीटीवी के है अपने रिसेप्शन पे फ़ोन करके, वो फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप आओ, आपको एक ऑडिशन देना पड़ेगा, आप एक ऑडिशन दो, उसके बाद बताते हैं कि क्या है। क्योंकि हमको आर्टिस्ट की ज़रूरत रहती है, हमारे आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। क्या होता है कि कई बार गुरदीप को लोग पहचान जाते हैं, राइस को लोग पहचान जाते हैं कि अरे आप तो एनडीटीवी के लिए गुस्ताखी माफ़ कर रहे हो, तो वो लोग शिकंजे में नहीं फंस पाते ना। तो हमको नए नए फेसेस चाहिए होते हैं, जिससे लोग पता ना लगा पाएँ कि आप छुपे हुए कैमरे से छुपा रुस्तम, गुस्ताखी माफ़, छुपा रुस्तम, हाँ गुस्ताखी माफ़, हाँ ठीक है। तो छुपा रुस्तम आता था, यस छुपा रुस्तम शो का नाम था। यार कितना मतलब याददाश्त है ना, उम्र का तकाजा है क्या, ये तकादा। तो खैर उस शो के लिए मैं सेलेक्ट कर लिया गया। इन द मीन टाइम क्या हुआ, ये राहुल सिन्हा मेरे पीछे बहुत पड़े रहता था भाई कि तुम नौकरी करो, मीडिया में आओ, मीडिया में। क्योंकि जेन टीवी में हम लोगों ने साथ काम किया था और हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तब सहारा में भी वैकेंसी निकली, तो सहारा में वैकेंसी निकली तो मैं राहुल सिन्हा के दबाव में आके मैंने वो वैकेंसी भर दी थी। मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। वहाँ से भी मेरा लेटर ऑफ इंटेंट आ गया कि भाई आप आइए, आपका इंटरव्यू है ऐसे ऐसे, और ये वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अब कहाँ हम एंकर रहे थे जेन टीवी में, भले ही हम सुपरफास्ट पढ़ते थे भाई, थे तो एंकर, और कहाँ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। मैंने राहुल सिन्हा से कहा, मैंने बोले नहीं यार आओ, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तुम आओ अंदर तरक्की करोगे, मतलब टैलेंट है तुम्हारे अंदर तो तुम आगे बढ़ोगे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे गुस्ताखी माफ़ में भी हो गया। बोले देखो वो ना काम टेम्पररी है, उसमें तुम्हारी भी शक्ल पहचान ली जाएगी, तुम भी एक्सपोज हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी जगह कोई और आर्टिस्ट ले लेगा। ये एक स्थायित्व है, न्यूज़ चैनल में आओ, काम करो, देखो क्या है क्या नहीं। मैंने कहा यार अच्छा। तो मैं सहारा में इंटरव्यू देने के लिए आ गया और उस वक्त इंटरव्यू भाई
ऐसे हुआ करते थे कि आपको क्या बताऊँ, है ना। अब उसके बाद मैंने इतना टफ इंटरव्यू कहीं नहीं दिया, कम से कम मेरे ख्याल 10-12 लोग थे उस इंटरव्यू में। तब हर जॉनर के लोग हुआ करते थे, कोई एक आर्मी से होता था, कोई एक IAS ऑफिसर होता था, चैनल के भी तमाम सारे हेड्स बैठा करते थे। तो बहरहाल मुझे लग रहा है ये कहानी आज के लिए, अब इस हिसाब से मैं आपको सुना चुका, तो इससे आगे की कहानी के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार कराता हूँ। बहुत जल्द इससे आगे की कहानी लेकर के मैं हाजिर हो जाऊँगा। बहरहाल आपको ये तो आइडिया लग गया कि सहारा में मैं इंटरव्यू देने के लिए आ चुका हूँ और अब आगे क्या होगा। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी यहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि जैन टीवी में मैंने जो हाल देखा था, तो मैंने जैन टीवी इसलिए भी छोड़ा था, एक बहुत सारे रीज़न्स के साथ एक ये रीज़न भी था कि मुझे लगा कि टीवी में आने वाले लोग कंफ्यूज हैं। वो उत्पत्ति थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, ब्रॉडकास्ट मीडिया की। अखबार से लोग आए थे, उन्हें पता नहीं था टीवी में कैसे काम करना है। वो अखबार का निज़ाम वहाँ पर लागू करते थे, वो फेल हो जाता था। कोई फ़ोन आ गया, तो अखबार का निज़ाम जो था वो फेल हो जाता था वहाँ पर, तो वो भी कंफ्यूज थे। तो मैंने सोचा यार कि जो इंडस्ट्री इतने कन्फ्यूजन के साथ ग्रो कर रही है वो हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेगी, तो इसलिए छोड़ देते हैं। मेरा आइडिया ठीक था, मेरी वो आशंका ठीक थी, क्योंकि इंडस्ट्री आज तक भी कन्फ्यूजन में है। ऐसे ऐसे किस्से हैं मेरे पास आपको सुनाने के लिए, इसीलिए मैंने ये टाइटल लिखा हुआ है ऊपर थंबनेल में कि अब खुलेगी सब मीडिया वालों की पोल। बहुत नाम आएंगे इसमें, बहुत किस्से और बहुत दिलचस्प कहानियाँ। वो दिलचस्प कहानियों के साथ साथ जितनी दिलचस्प हैं उतनी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से। मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसा सुधारो वैसा सुधारो, पर पता नहीं हुआ भी और नहीं भी हुआ। बहरहाल वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी और कहानी सुनने वालों के लिए भी। तो बहरहाल मेरे बोलते जाने का कोई वो सीमा नहीं है। अब बच्ची ने पीछे से इशारा कर दिया है कि पापा आज के लिए एनफ है, तो मैं आज के लिए एनफ कर देता हूँ। लेकिन आगे की कहानियाँ, क्योंकि अभी तो ग्रो कर रही हैं ये कहानियाँ, अभी अपने सोपान पर जाएंगी, फिर चरम पर जाएंगी, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और आप क्या चाहते हैं। वैसे तो मैंने नब्ज़ पकड़ ली है, आपका मन पढ़ लिया है और मैं धीरे धीरे अब उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। आप देखिएगा, आप महसूस भी करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल लेकिन ये सब करते हुए आपको एक काम करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो है अपना ख्याल रखना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा, क्योंकि अगली मुलाकात बहुत जल्द करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।